2023 का पेपर वन अभी सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर टू का के वीडियोस मैं तुरंत ही लॉन्च कर दूंगा, बट अभी चूँकि था फर्स्ट सेमेस्टर के में ज़्यादातर पेपर वन के ही सिलेबस डिफरेंट कॉलेजेस में पूछे जा रहे हैं, तो मैं अभी सारे ईयर्स के पेपर वन के टॉपिक को ही कवर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अभी क्या करने का है अपने को, पहला पेपर 2023 से शुरू करते हैं, फिर 2022 पे जाएंगे और फिर और पीछे पीछे तक बढ़ते रहेंगे। 2023 का ये पेपर वन है, ये जनवरी वाले सीरीज़ का है, ये नवंबर वाले का नहीं है। नवंबर और दिसंबर में जो हो रखा था वो एग्ज़ाम उसका नहीं है, उसका पेपर और डिफ़िकल्ट था। तो शुरू करते हैं। तो एक 60 ईयर ओल्ड सब्जेक्ट है जो कि गैस्ट्रेक्टोमी हो रखी हुई। इसकी गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिसेक्शन ऑफ स्टमक। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इज़ वेरी काइंड टू गिव यू दिस हिंट कि ये रिसेक्शन ऑफ स्टमक होता है। लेकिन कितनी बार तुम देखोगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें एक्सप्लेन वाई में डायरेक्टली गैस्ट्रेक्टोमी लिख रखा हुआ था। तो बस इतना याद रखो कि यार वो टोमी मतलब क्या होता है? रिमूवल, और गैस्ट्रेक्टोमी मतलब रेफरिंग टू स्टमक। तो उसका रिमूवल को कह रहे हैं गैस्ट्रेक्टोमी। तो फिर वो प्रेजेंट कर रहा है अनीमिया के साथ और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ। तो वो बता रहा है कि पॉसिबल मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स के, और मैनेजमेंट और कंडीशन का क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला तो यार ये चीज़ देख लो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी इसमें, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एनीमिया होगी यहाँ पे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होगी? क्योंकि गैस्ट्रेक्टोमी करते ही क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो कि स्टमक में होता था वो कम हो जाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने लग जाएगा, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आरबीसीज की जो साइज़ होती है 7.2 माइक्रोमीटर वाली, उससे कम हो जाएगी, तकरीबन 5 या 4 पे आ जाती है। तो माइक्रोसाइटिक आरबीसीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीता वाले कंडीशन में। सीता मतलब ये निमोनिक दे के रखा है। एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आई का मतलब हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और टी का मतलब हो जाएगा थैलेसीमिया, और ए का मतलब हो जाएगा अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि कैंसर की बात कर सकते हो, किसी पेशेंट को कैंसर हो गया तो उसको कहोगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो फिर से इस बार इस चीज़ को रिवाइज कर लो। माइक्रोसाइटिक आरबीसीज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, या फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहाँ कहाँ पे मिलता है? सीता में मिलता है। सीता मतलब सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। फिर विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी होने लग जाएगी, और अनीमिया होने लग जाएगा। कौन सा अनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होगी? क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। वो भी गैस्ट्रेक्टोमी करने के बाद जो तुम्हें मालूम है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी अब बन नहीं पाएगा, तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो इवेंचुअली पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था, और विटामिन B12 की वजह से हो रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि बड़े साइज़ के आरबीसीज बनने लग जाएंगे। तो डेस्ट्रेक्टोमी में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें डायमॉर्फिक अनीमिया मिलता है। डायमॉर्फिक अनीमिया का मतलब ही यही होता है कि दो शेप मिलेंगे, माइक्रो भी मिलेगा और मैक्रो भी मिलेगा। माइक्रो क्यों मिलेगा? आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, और मैक्रो क्यों मिलेगा? B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। दोनों किस में मिलते हैं? गैस्ट्रेक्टोमी में मिलते हैं। चलो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। पैरेस्थीसिया देखते हैं। पैरेस्थीसिया नमनेस और टिंगलिंग होगा, वीकनेस आएगा, अटैक्सिया आएगा, डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी, डैमेज टू ऑप्टिक नर्व को ऑप्टिक न्यूरोपैथी कह रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट वही होगा कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको तुम ओरल सप्लीमेंटेशन आयरन आयरन की गोलियां खिलाने लग जाओ, और अगर तभी भी बात ना बने तो इंट्रावेनस उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके इंजेक्टेबल फॉर्म में दो। विटामिन B12 के भी के केस में भी विटामिन B12 के इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियक इंडेक्स में तुम इतना बड़ा, अगर तुम्हारे पास टाइम परमिट कर रहा है तो इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की तुम सहमत उठाना। नहीं अगर होता है टाइम तो एटलीस्ट ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ, प्लीज़ उस चीज़ को नोट डाउन करके आ जाना एग्जाम में। कार्डियक इंडेक्स का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाई बॉडी। कार्डियक आउटपुट है और बॉडी सर्फेस एरिया के साथ उसको तुम डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे तो ये हो गया व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स एक बेटर पैरामीटर है जिससे हम लोग कार्डियक फंक्शन को हम लोग असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के साइज को भी अकाउंट में लेता है। और ये कार्डियक इंडेक्स का नॉर्मल जो वैल्यू होता है 2.5 लीटर से 4 लीटर होगा। 2.5 लीटर से 4 लीटर होगा। कार्डियक आउटपुट तो 5 लीटर है ना, तो ये 2.5 लीटर से 4 लीटर है। और देखो तो फिर ये क्या होता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द लार्जर पर्सन विल हैव अ ग्रेटर कार्डियक आउटपुट, ठीक है, देन अ स्मॉलर पर्सन, ठीक है, इवन इफ देयर कार्डियक फंक्शन इज सेम। अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा हुआ है कि एनिमरेट द फैक्टर्स विच रेगुलेट द एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। बेसिकली एंड डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के बारे में बात कर रही है, और सिस्टोक वॉल्यूम के बारे में भी पूछना चाहेगा आगे। देख लेते हैं क्या था।
तो यहाँ पे ये भी बोल रखा होगा कि एक्सप्लेन इजेक्शन फ्रैक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो कुछ कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर जो एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम वही है और एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम वही है जो कि हम लोग डायस्टोल के एंड में देखते हैं और जो सिस्टोल के एंड में देखते हैं रिस्पेक्टिवली बोल के रखा हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कभी भी अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो प्लीज़ ये पीवी लूप का डायग्राम मत भूलना, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सीवीएस नहीं हो रखा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं सीवीएस को फर्स्ट पेपर में ही कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मान के चलो 130 ml है और एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 80 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला में पता चल चुका है। तो वो बेसिकली फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को हैम्पर करेंगे? सबसे पहला तो है प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड पड़ा हुआ है वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, ठीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, मतलब जो सिस्टोल अभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाला है और उसके पहले कितना उसके पास ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करेगा प्रीलोड। प्रीलोड इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, याद रखो स्ट्रेच है ऑन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, एट द एंड ऑफ द डायस्टोल मैंने बोला है, ठीक है। इट इज और ये डिटरमाइन कैसे होता है, जो कि मैंने तुम्हें भी समझाया कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना मिलेगा वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, और ईडीवी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या आता है, इसके बाद आता है आफ्टर लोड। अब देखो, अब वेंट्रिकल्स ने तो ब्लड को पंप कर दिया, लेकिन वो पंप कहाँ करेगा? आउटा में करेगा। यहाँ पे अगर वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे आउटा में भेजेंगे तो आउटा भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वेंट्रिकल्स को, तो वो है आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस दैट द वेंट्रिकल्स मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट द ब्लड। इट इज डिटरमाइंड बाय द ब्लड प्रेशर इन द आउटा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी थर्ड जो फैक्टर आता है जो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को हैम्पर करती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, और ये डिटरमाइन होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल्स के थ्रू और जिसके इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो रखा हुआ है तो एड्रेनलिन ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। वेगस आएगा तो फिर ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टिलिटी उन पर डिपेंड करती है। हावेवर ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मतलब मैंने दूसरे पेपर्स में और दूसरे टॉपिक में अच्छे से कवर कर रखा हुआ है, और ये तो पेपर इसीलिए ही है कि ताकि तुम बस लास्ट मिनट में पढ़ाई करके पास हो जाओ। अगर तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बनाना है, तो फिर तुम कभी भी कांटेक्ट करो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट बनाने को, ठीक है। यहाँ पे तो बस मैं तुम्हें एकदम लीन मसल मास दे रहा हूँ कि बस उसको लो और पास होके आगे बढ़ जाओ। तो चलो दूसरे टॉपिक पे निकलते हैं जिसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इजेक्शन फ्रैक्शन देखो क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम बाई ईडीवी। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट कर रखा हुआ था कि ईडीवी माइनस ईएसवी होता है, दैट इज 130 माइनस 50, लाइक 80 ml आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 80 है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा 130 है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम तकरीबन तकरीबन इसी रेंज में आना चाहिए, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन, अब इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 55 से कम हो रखा है तो यानी कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, ये तो अंडरस्टूड है। तो बेसिकली ईएफ इजेक्शन फ्रैक्शन जो कभी हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं ना, इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी अलग अलग चीज़ है डॉक। तो इकोकार्डियोग्राफी अगर हमने कराई तो कभी सबसे पहले में जो हमारा जो मेन कंसर्न होता है कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, तो हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज द मॉनिटर हार्ट फेलियर एंड एज वेल एज टू यूज टू assess the risk of complications such as the arrhythmias and sudden cardiac death. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सब क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्ट कंडीशन में और हार्ट फेलियर्स में, अरिथमियाज में, वेल्वुलर हार्ट डिजीज में हम लोग इन सारों का यूज़ लेते हैं और हम लोग चेक कर रहे होते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लो कार्डियक इंडेक्स मे इंडिकेट हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर है किसी का तो उसका लो कार्डियक इंडेक्स लो हो जाएगा। कार्डियक इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू कितना था मैंने बताया था कुछ देर पहले, बताओ, याद करो याद करो याद करो, 2.5 से 4 लीटर, ठीक है भाई साहब। इसके यूनिट भी याद रख लेना, ठीक है। एग्जामिनर को मालूम रहता है कि तुम्हें वैल्यूज़ याद रहेंगी, फिर वो तुमको यूनिट्स में घुसाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो तुमको वो चाहेगा ना कि तुम आंसर ना बोल पाओ, ठीक है, लेकिन तुम भी तो ज़िद्दी हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, हाँ हार्ट फेलियर होगा और हाई ईडीवी है, ईएसवी है, तो मे इंडिकेट द वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। अगर मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हाई है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हाई है, यानी कि मतलब वाल्व्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा रुके जा रहा है,
और अगर लो इजेक्शन फ्रैक्शन है तो मे इंडिकेट द हार्ट फेलियर। लो इजेक्शन फ्रैक्शन का ही मतलब ये है कि हार्ट फेलियर है, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं करवा रहा ना ब्लड को, तो फिर वो वेंट्रिकल्स ब्लड निकालेंगे ही कहाँ को। और फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें, तुम ये वाला जो पैराग्राफ है प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि फिजियोलॉजी की थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर करें, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना। मैंने उसमें अच्छे ट्रिक्स शेयर कर रखे हुए हैं कि कैसे कैसे कैंसर के 4-5 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, डायग्राम होता है, फिर के बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, या फिर क्लिनिकल कोरिलेशन होता है। तो ये लास्ट वाला पार्ट क्लिनिकल कोरिलेशन में चला जाएगा। तो थर्ड टॉपिक आता है ये तो टॉपिक मैंने गैनोंग से बहुत अच्छा, गैनोंग में अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से तुमको ये टॉपिक मिलेगा, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास गैनोंग पढ़ने का तो टाइम होगा नहीं, तो चलो यही इसी से काम चलाते हैं। और यकीन मानो मैं सारी चीज़ों को कवर कर ही दूंगा। देखो क्या होता है, हाउ मच इज द टोटल बॉडी वाटर इन 70 kg ऑफ मी। 70 किलो का एक आदमी है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि कितना पानी होगा। ठीक, अब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि आईसीएफ में कितना है, ईसीएफ में कितना है, प्लाज्मा कितना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है, या ये ना तेना चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लो यार कि जो हमारे बॉडी का ना 60%, अगर कोई व्यक्ति आदमी है, ठीक है, मेल है, ठीक है, तो मेल का 60% उसका बॉडी वेट का वाटर बनाता है, और फीमेल के लिए 50%, क्योंकि फीमेल में फैट के सेल्स ज़्यादा होता है, और फैट के सेल्स पानी को स्टोर होने नहीं देते। तो फीमेल्स में फ्लूइड का कंसनट्रेशन, फ्लूइड का की मात्रा थोड़ी कम होती है, लाइक 50% होती है। फीमेल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, फीमेल्स में 50% होती है, और मेल्स में होती है तकरीबन 60%। तो अगर 70 kg का अगर तुम 60% निकालते हो तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि 42 लीटर्स तो हमारे बॉडी में तो पानी ही है। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए ये वाला प्लीज़ चीज़ तो पे ध्यान है ना। टोटल बॉडी वाटर का जो 2/3 हिस्सा होता है, ठीक है, दो तिहाई हिस्सा जो होता है, 66%, 66% जो होता है वो तुम्हारा आईसीएफ का होता है, इंटरस्टिशियल सॉरी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। और एक तिहाई हिस्सा जो होता है वो ईसीएफ होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। आईसीएफ में का आई से एक चीज़ याद रखना, आई का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, आई कहीं पे भी वर्ड देखोगे, एक चीज़, दो बहुत अच्छी चीज़ें याद दिलाऊंगा, ठीक है, एक इंक्रीज होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो पहले इंक्रीज देख लो, मतलब अगर कंफ्यूजन होगा ना कि टीबीडब्ल्यू में आईसीएफ ज़्यादा था कि ईसीएफ ज़्यादा था, तो आई मतलब इंक्रीज, यानी कि ये 2/3 होगा। अब ईसीएफ फिर से डिवाइड होता है आईएसएफ में और प्लाज्मा में, तो फिर से कंफ्यूजन होगा कि प्लाज्मा ज़्यादा कि आईएसएफ ज़्यादा। तो आई मतलब इंक्रीज, यानी कि 3/4 तुम्हारा आईएसएफ है, और फिर 1/4 तुम्हारा प्लाज्मा है। ठीक है, अब इसके थोड़े मैथ्स मैथ्स पे चले जाते हैं। 67% ऑफ द टीबीडब्ल्यू मतलब यानी कि 42 का 67%, 28 लीटर तुम्हारा आईसीएफ में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके लिखता रहता हूँ मैं, तो शायद बेटर तुम समझ पाओगे। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 28 लीटर्स, और ये कितना हो जाएगा बचा हुआ 14 लीटर्स। उसमें भी तुम्हारे को प्लाज्मा अगर वो बोला जाएगा तो वो 2 लीटर का ही है, और बाकी का 12 लीटर जो है वो तुम्हारा आईएसएफ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा तुमको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यही होगा, 3/4 और 1/4 ही याद रखना है तुम्हें। प्रिंसिपल मेजरमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी फ्लूइड्स जो होता है वो कैसे कैसे हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो देखो ये जो सबसे पहले जो टोटल बॉडी वाटर है उसको तो चेक करना होता है। तो टोटल बॉडी वाटर को चेक करने के लिए क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस है, BIA है, ड्यूटेरियम डाइल्यूशन टेक्निक है। ड्यूटेरियम डाइल्यूशन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस D2O लिख दोगे तो भी तुम्हारे को अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। टोटल पोटेशियम काउंटिंग होती है, लेकिन आजकल इसको ज़्यादा यूज़ प्रेफरेंस नहीं देते हैं, D2O को प्रेफरेंस देते हैं, D2O को लिख सकते हैं। एंटी पायरिन से तुम टोटल बॉडी वाटर को चेक कर सकते हो। सॉरी एंटी पायरिन लिख दिया, अमाइनो पायरिन होगा ये, अमाइनो पायरिन, अमाइनो पायरिन हो सकता है, और आई थिंक एंटी पायरिन भी है, एंटी पायरिन भी है। ठीक है, तो ये TBW है। TBW को मेजर करने के ये सारे तरीके हैं। अब तुमको जब TBW पता चल चुका है तो तुम्हें अब दूसरा निकालना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF। तो ECF को कैसे चेक करोगे, तो ECF को चेक करने का तरीका क्या होता है, मैनिडॉल से चेक किया जा सकता है, इन्यूलिन से चेक किया जा सकता है। ठीक है, इन्यूलिन है, इन्यूलिन, इन्यूलिन था ना वो हमारे PMD के क्वेश्चन में आता था, नीट वेट के क्वेश्चन में आता था, डालिया स्टार्च। ठीक है, GFR को मेजर करने वाला वही इन्यूलिन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सुक्रोज भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों के माध्यम से, मैनिटोल, इन्यूलिन और सुक्रोज के माध्यम से तुम ECF को चेक कर सकते हो। अब जब तुमको टोटल बॉडी वाटर पता चल चुका है, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर पता चल चुका है और ECF पता चल चुका है, तो अगर टोटल बॉडी वाटर से माइनस ECF कर दोगे तो ICF पता चल जाएगा। इसीलिए तो मैंने बोला था आई मतलब इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्टली कोई मेजर नहीं करता। ECF को मेजर करो, टोटल बॉडी वाटर को मेजर करो, और तुमको मिल जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड दिस कैन बी मेजर्ड बाई
सब्सट्रैक्टिंग द ECF फ्रॉम द TBW। ठीक है, अब दूसरा क्या बचा, ECF के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्लाज्मा को देखो कैसे चेक करते हैं, प्लाज्मा को चेक करते हैं रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन के थ्रू या फिर रेडियो लेबल आयोडीन के थ्रू। ठीक है, डाई डाइल्यूशन टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन और रेडियो लेबल आयोडीन के थ्रू भी कर सकते हैं। और एक बार अगर हमें ECF पता चल चुका था, प्लाज्मा पता चल चुका है, तो फिर से ISF, फिर से I फॉर आई मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग को इनडायरेक्ट मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब तुम्हारे को किसी को फ्लूइड बैलेंस का डिसऑर्डर हो रहा हुआ है या फिर ओवर हाइड्रेशन अंडर डिहाइड्रेशन हो रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से तुम बता सकते हो। तुम बेसिकली ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है या फिर तुम अभी सेमेस्टर्स में ये वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मैं बोलूँगा डायरो डायग्राम को प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस करो, वो बहुत काम की चीज़ है। क्लिनिक्स में भी तुम्हारे बहुत हेल्प आएगी। SIADH भी होता है एक एंडोक्रीन, जब पढ़ोगे तो एक सिम्टम ऑफ इनएप्रोप्रिएट रिलीज ऑफ ADH हार्मोन, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो मैंने यहाँ पे भी टायरोइड मेंशन कर रखा है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, कितना हमें पेशेंट को कितना मतलब पानी चढ़ाना है, ठीक है, IV फ्लूइड कितना चढ़ाना है, डायरेटिक्स कितना देना है, ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग को बॉडी फ्लूइड का कितना बॉडी फ्लूइड कहाँ पे क्या होता है वो चीज़ पता होना चाहिए। सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़, ये सब लिवर डिजीज़ में भी हमारे को बॉडी फ्लूइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विद अ प्रॉपर्ली लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बहुत सारे फेजेस हैं, उनमें आयनिक चेंजेस कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में पूछ रहा हुआ है, और इंक्लूडिंग द ड्यूरिंग द वेरियस फेजेस और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का तो मैं बहुत ज़्यादा स्टार लगाना चाहता हूँ। रिफ्रैक्टिव पीरियड नो एग्जामिनर का ना बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम नर्व मसल फिजियोलॉजी में तुम जा रहे हो, तो वो बेसिकली एग्जामिनर तुमसे रिफ्रैक्टिव पीरियड ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। हर ऑल्टरनेट टेबल या फिर हर ऑल्टरनेट कैंडिडेट से रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब एग्जामिनर पूछ ही लेता है। उसको लगता है कि अगर उसने रिफ्रैक्टिव पीरियड अगर बच्चे ने बता दिया तो उसको बाकी सारी चीज़ें तो तकरीबन पता ही होंगी। तो कमिंग टू द कोर आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे बोल के रखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल इज रैपिड डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि डिपोलराइजेशन भी हो रखा हुआ है और रीपोलराइजेशन भी हो रखा हुआ है सेल का। डीपोलराइजेशन भी हो रखा हुआ है, रीपोलराइजेशन भी हो रखा हुआ है, और इट इज़ कॉज बाई द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। अब फेजेस क्या क्या है, पांच फेजेस हैं इसके। ठीक है, पहला तो है रेस्टिंग फेज, ठीक है, फिर है राइजिंग फेज, रेस्टिंग राइजिंग फिर प्लेटू। ठीक है, पहले रेस्ट करेगा, फिर राइज करेगा, फिर से थोड़ा सा आराम करेगा यानी प्लेटू करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर एक अंडर शूट करेगा। ठीक है, प्लीज़ ये सारे फेजेस को याद रखो, उसके अंदर क्या क्या होता है ये भी चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। रेस्टिंग फेज तो हमें मालूम है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेंटेन कर रहा होता है, तो वो तुम्हारा -70 मिली वोल्ट है। -70 मिली वोल्ट अगर तुम बात कर रहे हो ऑफकोर्स न्यूरॉन्स वगैरह की, तो -70 ले सकते हो। अगर तुम स्केलेटल मसल की बात करोगे तो -90 लेना पड़ेगा। स्मूथ मसल की बात करोगे तो -60 लेना पड़ेगा। RBC की बात करोगे तो -10 लेना पड़ेगा। फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करोगे तो -40 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे ये जो सारे RMPs हैं उसको भी याद रख लो, तुम्हारे को वाइवा में भी बहुत हेल्प होने वाला है। और ऑफ कोर्स जब एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता है तो एग्ज़ाम में पेपर भरने के लिए भी ये सारे पैरामीटर्स जो भी याद आते हैं वही तो सारे लिखने पड़ते हैं ना। तो रेस्टिंग फेज में वही है कि -70 में वो सेल है तुम्हारा, और ये हमें मालूम है कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर से, तो इसी कारण की वजह से। राइजिंग फेज, अब तुम्हें ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा ना कि -70 किसके किसके लिए है, मतलब वो पोटेशियम के लिए के परमिबिलिटी की वजह से है या फिर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की वजह से है। हालांकि है तो दोनों की वजह से, लेकिन ज़्यादा किसकी वजह से ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो राइजिंग फेज में क्या होता है, राइजिंग फेज में क्या होगा कि वो ओपनिंग होने लग जाएगी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम सोडियम चैनल्स की। याद रखना सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है, और फिर जो सेल होगा वो रैपिडली डिपोलराइज होगा। जो -70 पे था वो एकदम ही रैपिडली डिपोलराइज होकर ऊपर भागने लग जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ सोडियम घुसना शुरू कर देगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, इन्फ्लक्स होगा, तो राइजिंग फेज होगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्लेटो फेज। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो सब चीज़ तुम्हें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, बस अभी के लिए याद रख लो कि प्लेटो फेज भी कुछ होता है। इसको कंडीशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो बंद हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैल्शियम होते हैं वो थोड़ा बहुत जो पीक है उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो प्लेटू रहता है, वो ना ही ऊपर जा रहा होता है ज़्यादा, ना ही अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो डीपोलराइज स्टेट को मेंटेन करने में काम कर रहा होता है। फिर फॉलिंग फेज,
अब फॉलिंग फेज़ का मतलब क्या होता है कि फॉलिंग फेज़ वो फेज़ है, वो टाइम है जहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है कैल्शियम चैनल की और ओपन हो चुका है अब पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम चैनल क्या करता है, यहाँ पे इफ्लक्स करता है, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू कर देता है। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना शुरू करेगा तो जो ऊपर तक पहुँच करके ये लोगों ने वो बनाया था, अपना डीपोलराइजेशन बनाया हुआ था, राइजिंग हुआ था, फिर प्लेटू हुआ था, अब वो फॉल करने लग जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉलिंग फेज। फिर फाइनली आता है अंडरशूट फेज। अंडरशूट फेज वही एक ब्रीफ पीरियड है जिसमें मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि पोटेशियम आउटसाइड दिस इज देर आर मोर पोटेशियम आउटसाइड द सेल देन इन द इनसाइड द सेल। ये तुम्हें मालूम ही है। ये वाला प्लीज़ डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में बता के रखा हुआ है ये पहले तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है तो एक्शन पोटेंशियल नहीं देखने मिलेगा। जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आई तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये राइजिंग फेज़ है, फिर ये पीक आई, फिर फॉलिंग फेज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख लो राइजिंग फेज़ है, फॉलिंग फेज़ है और ये अंडर शूट है। प्लीज़ इस डायग्राम को बनाना। आयनिक चैनल्स इन्वॉल्व द डिफरेंट फेजेस ऑफ द, ये रेस्टिंग फेज है तो मालूम है कि रेस्टिंग फेजेस में पोटेशियम चैनल रिस्पॉन्सिबल है, राइजिंग फेज में सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटू फेज में सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व है, फॉलिंग फेज में पोटेशियम चैनल्स, अंडरशूट फेज में पोटेशियम चैनल्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड तुम समझ लो भाई। ठीक है, मैं इस डायग्राम से तुमको सारी चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। ये देखो सोडियम चैनल्स तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, ये जो ये तीनों डायग्राम याद रख लेना। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया ना, ये एक सोडियम चैनल है। ये मैंने एक सोडियम चैनल बना लिया। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके दो ढक्कन होंगे, दो ढक्कन मतलब ऊपर की तरफ एक जो होंगे और एक नीचे की तरफ होगा। अब पहले क्या होता है ना, नॉर्मली जो बाहर की तरफ जो है वो बंद पड़ा हुआ है, ये ढक्कन इसको बंद करके रखा हुआ है और अंदर की तरफ से खुला हुआ है, तो इस वाले कंडीशन को कहते हैं रेस्टिंग चैनल्स। ठीक है, जैसे जो ही मैंने डायग्राम से बना रखा हुआ है, पिंक से मैंने वो गेट्स बना के रखे हुए हैं, उसके लिड्स बना के रखे हुए हैं। तो देखो ये रेस्टिंग चैनल है और जैसे जैसे मतलब वो ये रेस्टिंग चैनल का जो ऊपर वाला जो चीज़ है ना वो खुल जाएगा और जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे सोडियम अंदर घुसना शुरू कर देगा और जैसे ही अंदर घुसना शुरू होगा ये पीक लेना शुरू होगा। ये ऊपर जैसे कि मैं ये जो ग्राफ तुम देख ही पा रहे हो कि ये एकदम पीक लेना शुरू कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नया कोई इम्पल्स नहीं आएगा। ठीक है, नया कोई इम्पल्स नहीं आएगा, नया इम्पल्स लेने के लिए रिफ्रैक्टरी है। ठीक, अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो अंदर वाला जो चैनल था अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट के ऊपर की तरफ मूवमेंट करते करते अब यहाँ से बंद हो जाएगा, तो अब ये सोडियम का इन्फ्लक्स को रोक देगा। ठीक है, तो इस चैनल का नाम होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव सोडियम चैनल्स और इस चैनल का नाम होता है एक्टिव सोडियम चैनल्स। तो ये चीज़ ध्यान दो, जहाँ से एक्टिव, अगला दूसरा कलर का पेन यूज़ करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की खास बात है, क्रिएटिविटी में तुम्हारे को फेवर करती है। बेसिकली यहाँ से जब तक ये एक्टिव से इनएक्टिव वाला जो टाइम है, ये इस टाइम पे नए इम्पल्सेस नहीं आएंगे, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ठीक है, अगर किसी ने डॉक्टर नजीब की वीडियो देखी होगी तो वो बताते भी हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब कोई तुमसे रूठ गया है, तुम्हारा कोई पार्टनर तुमसे रूठ गया है, तो लाइक इनिशियली वो एकदम ही नहीं मानेगा। तुम अब आज ही रूठा हुआ है, आज ही नाराज़ हो रहा है, आज ही तुम उसको मना रहे हो, तो नहीं मानेगा, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में। लेकिन विथ कांस्टेंट एफर्ट वो मानना शुरू कर देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा उसका रिफ्रैक्शन कम होगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसके बाद जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, लेकिन तुम्हारे को कंसर्न है इस चीज़ से जो कि मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, ये वाला टॉपिक ARP, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। प्लीज़ इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तुम्हारे को हर एक वाइवा में पूछा जाने वाला है। ये आयनिक बेसिस वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, इसी में ही है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वही है कि ARP का जो होता है वो पेसिंग ऑफ हार्ट, पेस मेकर जब हम लोग बिठा रहे होते हैं तो ARP को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो फिर मालूम है कि हार्ट का पंपिंग एक्शन इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। और ARP का जानना हमारे को कंटेक्स्ट ऑफ अरिथमिया में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं तो प्री मैच्योर डिपोलराइजेशन हमारे को देखने मिलेंगे जो कि हम लोग देखते हैं पेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह में।
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है वेरियस मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देयर फंक्शन एंड पैरालाइटिक इलियस। देखो स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको हार्मोन्स पूछ लेगा वो, कि मतलब ये हार्मोन्स बता दो, फंक्शंस बता दो, उसके मूवमेंट्स वगैरह बता दो। ठीक है, तो मूवमेंट्स को देखते हैं क्या क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या मूवमेंट्स है, 4 मेन मूवमेंट आते हैं। सबसे पहला सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या ही है कि मतलब वो मिक्सिंग ऑफ द मूवमेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा किसका, सर्कुलर मसल्स का। फिर आएगा पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों ही होंगे। तुम्हें मालूम है पेरिस्टॉल्सिस प्रोपल्सिव मूवमेंट है, आगे फूड को बढ़ाने का। ठीक है, जो आगे वाला डिस्टल एरिया होगा वो रिलैक्स करेगा, और जो प्रॉक्सिमल एरिया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी वो फूड क्या होगा, आगे की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है, एंटी पेरिस्टॉल्सिस। एंटी पेरिस्टॉल्सिस वही है जो कि हम लोग एक्सेसिवली न्यू ईयर में जब बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं, ठीक है, फेस्ट में भी पियोगे, ठीक है, तो बेसिकली इस कंडीशन में एंटी पेरिस्टॉल्सिस होगा, एंटी पेरिस्टॉल्सिस होगा। और प्रोपल्सिव मूवमेंट है। और क्या होता है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब ये देखने मिल सकता है। पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलर मूवमेंट क्या होगा, पेंडुलर मूवमेंट साइड टू साइड मूवमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, इसे ये फिर से फर्दर हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ द फूड में, डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस को मिला देता है। बेसिकली क्या होता है कि सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ता है, दैट्स इट। पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस को मैंने बेटर आंसर एक्सप्लेन करा था अपने वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, एट्रियल फिब्रिलेशन में। अगर तुम उसके मेंबर नहीं हो तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, फोमो नहीं होता क्या तुमको। तो चलो, पैरालाइटिक इलियस अभी भी मैं बता देता हूँ, इसमें जो मैंने लिख रखा हुआ है किताब में। पैरालाइटिक इलियस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब काम ही करना बंद कर देता है। बेसिकली क्या होता है, हमें मालूम ही है कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम वो भी एक नर्वस सिस्टम है। जैसे ही मतलब सर्जन क्या होता है ना, हमारा पेट काटता है, जैसे कि एलयूसीएस की सर्जरी ले लो ना, एलयूसीएस मतलब सीजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो जो सीजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही पेट कटता है, तो वो जो सारा का सारा इंटेस्टाइन होता है ना, वो एकदम मूवमेंट करना बंद कर देता है, एकदम स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है ना, इसीलिए सिजेरियन सेक्शन के बाद तकरीबन 1 दिनों तक माता जो होती है जिसने डिलीवर करा है, उसको खाना नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स मूवमेंट ही नहीं है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, हो जाएगा फूड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो जब तक आईपीएस ना आ जाए, आईपीएस मतलब होता है इंटेस्टाइनल पेरिस्टॉल्सिस साउंड, मतलब पेरिस्टॉल्सिस का साउंड अगर तुम्हारे बॉवल बॉवल मूवमेंट अगर तुम स्टेथो से नहीं सुन रहे हो, तो तब तक खाना अलाउ नहीं करना चाहिए मदर को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पैरालाइटिक इलियस मतलब पैरालाइज हो चुका है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, is a condition where the muscles of the small intestine stop working properly. This can prevent the food from moving through the small intestine and can lead to the constipation, bloating and vomiting. पैरालाइटिक के लिए इसको कैसे कैसे हो सकता है, एब्डोमिनल सर्जरी में बताया। मेडिकेशन जैसे कि ओपियोइड्स होता है, सेडेटिव्स होते हैं। ओपियोइड्स मालूम ही है तुम्हें क्या होता है, ठीक है, सेडेटिव्स नींद लाने वाली दवाई है, ओपियोइड्स तो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो कि ऑफकोर्स हाइपोनेट्रीमिया में ही देख लो, कितनी बार क्या होता है, वो पानी को खींच लेता है और फिर मूवमेंट थोड़ा सा रुक जाता है, हैम्पर होता है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पे मतलब पैरालाइटिक इलियस देखने मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। पैरालाइटिक इलियस बेसिकली एक टेम्प्रोरी कंडीशन है जो कि रिजॉल्व हो सकता है कुछ दिनों में। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पैरालाइटिक इलियस का, कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक संक्शन दे दो। अगर वो नहीं खा पा रहा है तो बेसिकली उसको राइस ट्यूब से फीडिंग दी जाती है, मतलब उसके नाक में एक ट्यूब घुसा दी जाती है। ये तुम फर्स्ट ईयर हो इसलिए तुमको मुझे ये सब बताना पड़ रहा है, लेकिन तुम जैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ फाइनल ईयर में आ जाओगे तो यू विल सी की बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। बेसिकली टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, आईवी लाइन कर देते हैं या फिर सेंट्रल लाइन कर देते हैं पेशेंट को, और सारा का सारा जो खाना पीना है उनको उसको ब्लड में डायरेक्टली उतरवा देते हैं। ठीक है, मेडिकेशंस टू वही बहुत ही कोमॉर्बिड पेशेंट में टीपीएन वगैरह स्टार्ट करना रहता है, मतलब ऐसा हर किसी पेशेंट में नहीं होता, लेकिन हाँ अगर इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर तुम टीपीएन तो दो गई। मेडिकेशंस टू स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स, जिसका नाम है पहला न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। देखो, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में तुम्हें मालूम ही है कि एसिटाइल कोलिन आता है, फिर वो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, फिर वो रिसेप्टर्स खुलते हैं, फिर डिपोलराइजेशन होता है, फिर कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर कैल्शियम निकलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी सारे स्टेप्स को हमें अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, हमारे को एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देना है।
ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे मैंने एक वो बना के रखा है, निमोनिक बना के रखा हुआ है, तो प्लीज़ इस निमोनिक को ध्यान से देखोगे। आर रैबिट्स ब्रिंग ऑरेंजेस डिलीशियसली गुड, ठीक है, सो टेंडरली, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रैबिट्स ब्रिंग ऑरेंजेस, तो आर से मतलब मैं ये लिखूंगा, आर से हो जाएगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ब्रिंग से हो जाएगा रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्रिंग्स हो जाएगा बाइंडिंग, बाइंडिंग किससे करेगा भाई, बाइंडिंग करेगा ना अपने रिसेप्टर के साथ, कौन सा है तो रिसेप्टर होगा एसिटाइल कोलिन का, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। बाइंडिंग करेगा, फिर बाइंडिंग करते ही क्या होगा कि अब ऑरेंजेस, ऑरेंजेस से क्या होगा, ओपनिंग होगा, ओपनिंग होगा रिसेप्टर का। तो जैसे ही रिसेप्टर ओपनिंग होता है तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। फिर होगा यहाँ से डी का मतलब होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होने लग जाएगा। फिर डीपोलराइजेशन होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, जी, जी मतलब जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाएगा डिपोलराइजेशन के बाद, क्योंकि सोडियम अंदर घुसा था, डिपोलराइजेशन हुआ तो अब तो क्या ही करेगा, एक्शन पोटेंशियल ही तो करेगा। फिर सो का मतलब मैंने, मुझे कुछ मिला नहीं यहाँ पे, मैंने डाल दिया कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम का रिलीज होने लग जाएगा। कहाँ से रिलीज होगा, सबको मालूम है ना, कैल्शियम का रिलीज तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कराएगा ना अपना, ठीक है। और फिर टेंडरली का मतलब क्या होता है, वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। इतना तुम लिख दोगे ना यार, तो तुम्हारा आंसर तो सेट है ही, तुमको अच्छे खासे पासिंग नंबर तो मिलने वाले हैं, ठीक है। और तुमको अगर तुम्हारा मूड बन रहा है कि नहीं नहीं बहुत अच्छे से लिखोगे तो लो, पूरा आंसर पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तुम पढ़ लो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो हमारे पास ये पड़ी हुई है कि मेडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस होते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, तो इंटरफेयर करते हैं आई मीन, तो बेसिकली वो एनेस्थीसिया वगैरह में यूज़ किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया में भी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इफेक्ट हो सकता है। डिजीजेस लाइक हमें मालूम है माइस्थेनिया ग्रेविस, जहाँ पे एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनने लग जाते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के खिलाफ बनने लग जाती है। कैल्शियम है तो मतलब कैल्शियम के वीजीसीसी के अगेंस्ट अगर बनने लग जाए, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट, तो वो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है। एंटीबॉडीज़ अगर बनने लग जाए तो एंटीबॉडी अगेंस्ट, तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है ये। इसको मतलब मायस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम को तो मतलब फाइनल ईयर तुम मेडिसिन में आओगे तो तकरीबन तकरीबन तुमको घंटे घंटे भर के 2 लेक्चर्स मिलते हैं उसको समझने के लिए। तो अगर तुम इतना तो बोल ही दो फर्स्ट ईयर के हिसाब से। दूसरा टॉपिक आ रखा हुआ है AET को हम इन मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि अगर तुम लेटेस्ट एग्जाम देखोगे तो उन्होंने पूछ रखा हुआ है एम्पैथी के बारे में, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है जो कि मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी। एडकॉम का मतलब क्या होता है एटीट्यूड, ईटी का मतलब होता है एथिक्स, और COM का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तुमको अगर इतना ही पता चल गया, इसका फुल फॉर्म ही पता चल गया, तो उसके बारे में तुम कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे। एटीट्यूड का मतलब वही है कि डॉक्टर इंटरेक्ट करेगा पेशेंट के साथ, उसके अपने कलीग्स के साथ, तो मतलब डॉक्टर का मतलब ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए टुवर्ड्स पेशेंट के साथ। अब ऐसा नहीं कि यार पेशेंट बीमार पड़ा होगा और तुम खुद ही मतलब उसको एक हताशा भरी निगाहों से देख रहे हो, मतलब उसको तुम कुछ मतलब लाइक एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए ना यार, तुम एक थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, थोड़ा सा, अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मैं मोरल साइंस थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स मतलब अब क्या है कि मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, गवर्न द मेडिकल प्रैक्टिस। अब कबीर सिंह की तरह थोड़ी आ जाओगे तुम मतलब दारू वारू पी करके, ठीक है। तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स मतलब मैं मानता हूँ यार एथिक्स को, तो मैं तो हालांकि मतलब मैं तो ऐसे भी सोशल सारे चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो एथिक्स को मैं सबसे टॉप पे रखता हूँ, तुम्हें भी रखना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी चीज़ बहुत कारीगर है, ठीक है। तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अपने पेशेंट के साथ, तो या तो फिर वो तुम्हारे को अपना इलाज क्यों नहीं देगा, मतलब तुम तो मतलब अगर ब्लैबर कर रहे हो, तुमको खुद के मतलब ज्ञान पे भरोसा नहीं है, तुम उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला तुमको लगता है कि अपना जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में थमाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आजकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, पेशेंट भी बहुत समझदार है, तो तुम्हारे पास वो नहीं टिकेगा। तो कम्युनिकेशन, एथिक्स, एटीट्यूड अच्छा प्रैक्टिस करो, एडकॉम अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर लाइफ में आगे बढ़ो और क्या, ठीक है। इसके बारे में और भी सारी चीज़ें लिख रखी हुई हैं, तो इसके बारे में मैं बता करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सारे क्वेश्चंस मतलब रिपीट होते हैं। इट्स लाइक लिख जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, मतलब लाइक ऐसा है कि मतलब तुम्हारे पीछे कोई टीचर आके खड़ा हो गया, तो तुम यही आंसर लिखना शुरू कर दो, इसके बारे में तुमको सोच सोच के ही लिखना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, टीचर आके खड़ा हो गया तो तुम ये सारे आंसर को ही तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। तो
एक्सप्लेन वाई बीटा ब्लॉकर इज यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर। हालांकि मैंने इस पर एकदम इनिशियल फेजेस जो मैंने अपना यूट्यूब का जर्नी शुरू करा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा था और बताया भी था, बहुत सारे तुमको एनिमेशंस के साथ समझाया था। बट अभी मैं तुमको कोर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा कि हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं। बीटा ब्लॉकर वो एक ड्रग है यार, एक ऐसा ड्रग है जो कि मतलब बहुत फनी ड्रग है, ठीक है। एक बहुत ही बैड जोक देने वाला हूँ मैं, लेकिन स्टिल याद रखो, लोल, ठीक है। जिस ड्रग के लास्ट में आ जाएगा लोल, जैसे कि मेटोप्रोलोल, प्रोपानालोल, ये सारा जितना भी लोल आ गया ना, मतलब देर वेरी फनी ड्रग्स, ठीक है। तो वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर में काम अच्छे आते हैं। तो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स मतलब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, एड्रेनर्जिक के अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में है, ठीक है। तो अगर वो बीटा रिसेप्टर को तुमने ब्लॉक कर दिया, तो तुमने एड्रेनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। तो हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, हार्ट अच्छे से इफेक्टिवली अपना काम कर पाएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ है, न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन। तो न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन में क्या होता है कि हार्ट फेलियर इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। दिस चेंजेस इन इन इसके वजह से क्या होता है, कैटाकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, बॉडी में कैटाकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैटाकोलामिन्स बढ़ जाता है, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया। अब ये सारे के सारे हार्ट के पास जाएंगे और फिर आके बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का बहुत दिनों तक रहेगा। तो अब हार्ट तो पहले से कमज़ोर था, ठीक है, तुमने उसको और भी ज़्यादा मतलब उसको एक्टिवेट कर दिया है, उसको और भी ज़्यादा मतलब पंप करने को तुम बोले जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने को बोल रहे हो। तो आज नहीं तो कल तो बेचारे को मायोकार्डियल डैमेज हो जाएगा और हार्ट फेलियर तो और फर्दर वर्जन अप हो जाएगा ना। तो इसके बाद आता है कार्डियक रिमॉडलिंग। अब कार्डियक रिमॉडलिंग, जो कार्डियक जो टिश्यूज़ हैं वो उनके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग, और ये हार्ट फेलियर के दौरान देखा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो हार्ट होगा अच्छे से ब्लड को नहीं पंप कर पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, वो कैटाकोलोमेंस को काम ही नहीं करने देते, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाने ही नहीं देते। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक में रहती है। तो प्री लोड आफ्टर लोड ये सारा चीज़ पे मतलब असर आता नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर बेसिकली कार्डियक रिमॉडलिंग में भी हेल्प करते हैं, ये चीज़ याद भी रखना। और एक चीज़ याद रखो कि बीटा ब्लॉकर ही एक ऐसी ड्रग है जो कि मतलब हॉस्पिटलाइजेशन रेट को कम कर सकता है और मतलब प्रोलॉन्ग सर्वाइवल के भी चीज़ों को बढ़ा सकता है। पेशेंट अगर हार्ट फेलियर वाला है तो कोई भी ऐसा ड्रग है नहीं है जो कि मतलब प्रूवन है जो कि मोर्टेलिटी को कम कर सकता है। तो सिर्फ सिवाय बीटा ब्लॉकर्स के, बीटा ब्लॉकर्स आर द ओनली नोन ड्रग्स जो कि मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। कूल। रिलैक्सेशन ऑफ द मसल इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। देखो यार, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल अगर कोई एक्टिव प्रोसेस बोलता तो सारे तुम लोग भी खुश होकर मतलब बोल देते हैं हाँ हाँ एटीपी लगता ही है। लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल भी एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि बस इसी पहले लाइन में ही आंसर सारा छिपा हुआ है। रिलैक्सेशन ऑफ द मसल इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द एनर्जी टू release the calcium ions from sarcoplasmic reticulum and pump them back into the sarcoplasmic reticulum। यानी कि जो कैल्शियम को अगर तुमने हटा करके वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं डाला तो मसल रिलैक्स नहीं करेगा ना। अगर कैल्शियम रहेगा तो हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में रह जाएगा। तो पंप बैक करने के लिए भी एटीपी लगता है। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है, एकदम मेरे इनिशियल वीडियोज़ को अगर जाके चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ द मसल रिलैक्सेशन इज एज फॉलोज। व्हेन अ मसल सेल इज स्टिमुलेटेड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। द एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो टी ट्यूबल्स के थ्रू आगे बढ़ता है और वो ट्रिगर करता है कैल्शियम आयंस को कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले। जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं वो ट्रोपोनिन सी के साथ मिलते हैं, फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को आगे जाके करते हैं। और वो जो मसल रिलैक्सेशन अगर जब चाहिए होगा तो फिर कल कैल्शियम आयंस को तो फिर से मतलब वो ट्रोपोजेंसी से हटा करके पंप बैक करना पड़ेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर एक आता है एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको तुमको मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर इसको तुमने नाम, इस चीज़ का नाम अगर तुमने मेंशन नहीं करा तो एग्जामिनर तुम्हारे आधे नंबर काट लेगा। जिसका नाम होता है सरका। सरका का फुल फॉर्म होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस पंप, ठीक है। ये क्या करता है, एटीपी को यूज़ करता है ताकि मतलब कैल्शियम को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फेंक सके। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करोगे तो डिस्ट्रप्शन इन द मसल रिलैक्सेशन प्रोसेस लीड टू द बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आगे पहुंचा सकता है। जैसे कि नाम होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कर सकता है डूशनी वाला, नहीं डूशनी वाले में तो दूसरा है, डिस्ट्रॉफिन जिन की वजह से हो सकता है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी याद रख लो अभी अभी के स्टेज पे।
इन एडिशन में बोल के रखा हुआ है कि बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो सकते हैं जो कि मतलब मसल रिलैक्सेशन प्रोसेस को हैम्पर कर सकते हैं, और ये सर्जरी को के दौरान यूज़ किए जाते हैं एनेस्थीसिया में। वेगोटोमी इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। देखो यार, वेगोटोमी मतलब होता है, फिर टोमी का मतलब आ गया ना, टोमी मतलब गैस्ट्रेक्टोमी हम लोगों ने अभी शुरुआत करा था, टोमी का मतलब होता है हटा देना को, ठीक है। तो काट करके बाहर कर देना, तो किसको काट करके बाहर करोगे, यहाँ पे वेगस को काट करके बाहर निकालोगे। तो अब वो वेगस को काट करके बाहर निकालेंगे, तो फिर वो पेप्टिक अल्सर से कैसे निजात मिलेगा पेशेंट को? भाई निजात मिलेगी। निजात मतलब क्या होता है, मतलब उसको निजात का दूसरा हिंदी क्या होता है, उसको कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा उसको ऐसे यूँ होगा क्योंकि पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पेट में एसिड बहुत बन रहा है, उसके पेट में प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, HCl का सिक्रेशन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो किसी माध्यम से अगर मैं H प्लस को अगर कम कर दूँ, ठीक है, H प्लस के सिक्रेशन को अगर उसके पेट में कम कर दूँ, गैस स्टमक में कम कर दूँ, ठीक है, जो पैराइटल सेल्स हैं उनको मैं बोल दूँ कि यार अब H प्लस बनाना बंद करो तुम, ठीक है, तो फिर पेशेंट को वेगोटोमी या पेप्टिक अल्सर होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो उसका एक तरीका वेगोटोमी भी है, लेकिन वेगोटोमी तभी करते हैं जब वो पेशेंट ना मेडिकली हो। मेडिकली रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, जो दवाइयों से उसका कुछ काम नहीं हो पा रहा, जैसे प्रोटोन पंप इनिबिटर होता है ना, इसका नाम तुमने सुना होगा, PAN40, ठीक है, पेंटाप्रोजोल, ठीक है, ओमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, ठीक है, फैमोटिडीन, ये सारे जितने भी सारे चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली PPI है ना। तो PPI जितने भी चीज़ें हैं वो PPI मतलब प्रोटोन पंप इनिबिटर, ठीक है। तो प्रोटोन पंप इनिबिटर से अगर काम नहीं बन पा रहा तो फिर तुम ऑपरेशन में जाओगे जिसका नाम है वेगोटोमी। तो वेगोटोमी के लिए तुम्हें ये एक डायग्राम याद रख लो भाई। एक चीज़ याद रख लो कि एक पैराइटल सेल्स के पास पैराइटल सेल्स पैराइटल सेल्स के पास एक पंप होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को तीन चीज़ें एक्टिवेट कर सकती हैं, और वो तीन चीज़ें अगर एक्टिवेट कर दे तो मतलब पेट में यानी कि स्टमक में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि पेशेंट को और ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो तीन चीज़ें क्या क्या है? गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है कि जो कि सी जी सेल्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा है हिस्टामिन, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स प्रोड्यूस करता है, और तीसरा है एसिटाइलकोलिन जो कि वेगस जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैंने वेगस को काट दिया तो एसिटाइलकोलिन नहीं आया, तो फिर वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करने वाला कोई नहीं है, तो यानी कि एसिडिटी उसके पेट में भी ज़्यादा नहीं होगी, और पेशेंट को उस गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होगा। तो अब ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी हैं कि मतलब इतना ही ये वाला चीज़ लिख दोगे तुम वो सारे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमको और डिटेल में भी जाना है कि वेगोटोमी कैसे काम करता है, वेगोटोमी दो तरीके की होती है, मैं बता ही देता हूँ। ट्रंकल वेगोटोमी होती है, एक सेलेक्टिव वेगोटोमी होती है। ट्रंकल मतलब एकदम पूरा मेन ट्रंक को ही काट दो वेगस के, जो कि मतलब ऑफकोर्स एडवाइस नहीं है। सेलेक्टिव वेगोटोमी का मतलब वही होता है जहाँ पे मतलब जो स्पेसिफिक ब्रांचेज है ना, जो पैराइटल सेल्स को अपना सप्लाई दे रहे हो उनको काट दो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट वुड रिक्वायर अ वेरी स्किलफुल हैंड ना, जो सर्जन होगा वो सेलेक्टिव वेगोटोमी जो करेगा वो बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए तभी वो कर पाएगा। लेकिन हाँ, प्रेफर्ड तो सेलेक्टिव ही होगा। तो अब ये देखते हैं कि ये वेगोटोमी जैसे ही हो गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट में याद रखना डंपिंग सिंड्रोम, जिस हिसाब से आजकल फिजियोलॉजी में भी मतलब वो पूछे जा रहे हैं ना क्लिनिकल चीज़ से, तो प्लीज़ डंपिंग सिंड्रोम को भी याद रखना। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि खाना खाने के बाद ना वो खाना ना स्टमक में रुक ही नहीं रहा, वो डायरेक्टली रैपिडली एम्प्टी हो जा रहा है, स्टमक का कंटेंट सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये डंपिंग सिंड्रोम भी एक वेगोटोमी का साइड इफेक्ट है, ठीक है। और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? गॉल स्टोन हो सकता है, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है इनिशियली हाई ऑल्टीट्यूड पे, क्यों? क्योंकि क्यों देखो, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी कम है, मतलब पतला हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ट्रिगर हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाने लगती है ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर कर सके। इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी भी बढ़ जाती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट भी बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। इंक्रीज पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हाई ऑल्टीट्यूड पे डिक्रीज ऑक्सीजन की अवेबिलिटी की वजह से जो बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में हर जगह पे वेजो डायलेशन हो रहा होता है, लेकिन लंग्स में वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ताकि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा वो ना करे, लूज आउट ना कर जाए। इंक्रीज हेमाटोक्रिट मतलब पीसीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पीसीवी बढ़ जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया डज नॉट अफेक्ट द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बट अफेक्ट द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके लिए देखो बस इतना सही चीज़ ध्यान रखना,
हाइपोकैल्सीमिया जब होता है ना, तो स्केलेटल मसल में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हाइपोकैल्सीमिया के साथ वो कॉम्बैट कर सकता है। जैसे कि वो अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा देगा ट्रोपोनिन सी की कैल्शियम के लिए, जो कम कैल्शियम भी अगर होगा तो भी मतलब अपनी सेंसिटिविटी स्केलेटल मसल बढ़ा करके कैल्शियम के साथ बाइंड कर देंगे, तो अपना काम उनका बन जाएगा। या फिर इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये अपना काम बना लेते हैं। लेकिन कार्डियक मसल के साथ क्या होता है कि कार्डियक मसल के में वो टी ट्यूब्यूल होते हैं और एल ट्यूब्यूल होते हैं, और दोनों के साथ उनको आपस में एक बॉन्ड बना करके काम करना पड़ता है। तो कार्डियक मसल सेल्स के पास कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है, तो हाइपोकैल्सीमिया जो होगा, अब वो ट्रोपोनिन सी कैल्शियम अब तो हाइपोकैल्सीमिया जो रिड्यूस कैल्शियम आयंस अवेलेबल टू द कंप्रोमाइडिंग ऑफ द ट्रोपोनिन सी। समझ लेते हैं इस चीज़ को। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, वो इनिशिएट होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए, और फिर रिलीज होता है लेकिन जो रिलीज होता है कैल्शियम आयन का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ट्रिगर होता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। इन कार्डियक मसल द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डाउन द टी ट्यूब्यूल्स एंड ओपन्स एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। और ये जो एल टाइप का जो कैल्शियम चैनल जब ओपन होता है, ये टी ट्यूब्यूल्स है, और ये एल टाइप का जो कैल्शियम चैनल जब ओपन होता है, तो वो क्या करता है, कैल्शियम चैनल को अलाउ करता है ईसीएफ से अंदर आने के लिए, और फिर वो कैल्शियम जाकर के ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है और फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो इसमें चीज़ याद रखना है हमें कि स्केलेटल मसल के पास कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। अगर वो पहले वो या तो वो ट्रोपोनिन सी की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, और फिर वो इंक्रीज़ कर देगा रिलीज कैल्शियम आयन का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। लेकिन कार्डियक मसल जो होता है वो तुम्हारे एल ट्यूब्यूल्स के थ्रू काम करता है, और वो थोड़ा सा उसका जो टी ट्यूब्यूल्स भी होता है ना, थोड़ा सा शैलो होता है, और वो ईसीएफ के कैल्शियम पे डिपेंडेंट है अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 2023 का पहले सेशन का फर्स्ट पेपर। अगर तुम्हें चीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं तो इसमें यही एडवाइस दूंगा, तुमने यहाँ तक अगर फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ इस पूरे पूरे जो मैंने पीडीएफ शेयर करा हुआ है ग्रुप में, उसका एक प्रिंटेड कॉपी निकाल लो, या फिर मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें प्रिंटेड कॉपी डिलीवर कर दूंगा। या फिर तुम्हारे कॉलेजेस के बुक स्टोर पे भी ये सारे इसके प्रिंटेड कॉपीज़ होंगे। प्रिंटेड कॉपीज़ में अपने नोट्स बनाते चलो, तभी वीडियोस में तुम एंजॉय कर पाओगे, और फिर फाइनल एग्ज़ाम में तुम थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ, कम हेडेक या फिर कम फ्रस्ट्रेशन के साथ मतलब एग्ज़ाम में अपीयर करोगे, और ऑफ कोर्स पास भी हो जाओगे। चलो, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।